हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला है कि सर ज़रा आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। इन्हीं को देखते हुए मैंने आज एक और वीडियो बनाया है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर। तो दोस्तों, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, ये न्यूटन्स ने जो ये लॉ बनाया हुआ है वो कैसे बनाया। न्यूटन्स ने सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में दुनिया को अवगत कराया। पूरे वर्ल्ड को जो है न्यूटन ने ही ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया। लेकिन जो न्यूटन ने अपना लॉ बनाया है ग्रेविटेशन का, वो लॉ बनाने में उन्होंने सबसे ज़्यादा मदद लिया केपलर्स के थर्ड लॉ को। केपलर्स का थर्ड लॉ क्या था दोस्तों, ज़रा यहाँ पे देखते हैं। केपलर्स ने अपने थर्ड लॉ में बताया था कि अगर कोई स्टार है और कोई प्लैनेट है, ये प्लैनेट क्या करता है, स्टार के चारों ओर जो है चक्कर लगाता है। लेकिन चक्कर कौन सा है, किस ऑर्बिट में लगाता है, वो ऑर्बिट होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो प्लैनेट है वो स्टार का चक्कर लगा रहा है, लेकिन जो रोटेशन कर रहा है वो ऑर्बिट कैसा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। दूसरी चीज़, स्टार और इस प्लैनेट के बीच में जो डिस्टेंस है, मान लीजिए उस डिस्टेंस को मैंने आर से इंडिकेट किया। ठीक है। तो स्टार और प्लैनेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर है। अब यहाँ पर आर डिस्टेंस पर दोनों हैं। अब प्लैनेट जो है स्टार का चक्कर लगा रहा है। तो प्लैनेट को एक स्टार का पूरा रोटेशन करने में जो टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। और उस टाइम पीरियड को हमने किससे इंडिकेट किया, टी से। तो केपलर्स के थर्ड लॉ में क्या बोला था कि जो प्लैनेट को स्टार का रोटेशन करने में टाइम लगता है, अगर उस टाइम पीरियड का हम स्क्वायर ले लें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के क्यूब के। तो उनका डिस्टेंस क्या है, आर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड स्टार्स। ठीक है। तो ये हमारा केपलर का थर्ड लॉ था। इससे ये साबित होता है कि जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। अगर वो डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो टाइम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मान लीजिए कि अब यहाँ पर एक स्टार है और ये एक प्लैनेट है। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इससे कहीं ज़्यादा है। तो अब जो टाइम लगेगा प्लैनेट को रोटेशन करने में, वो टाइम भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जैसा जैसा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टाइम पीरियड भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मीन्स अगर कोई, जैसे मान लीजिए कि अगर ये मेरा पेंसिल है, ठीक है, और मेरा उंगली जो है, फिंगर जो है पेंसिल से काफ़ी नज़दीक है, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस वो काफ़ी कम है, तो मैं फटाक से चक्कर लगा लूँगा। लेकिन अगर मैं यही डिस्टेंस क्या करूँ और दूर कर दूँ तो मुझे चक्कर लगाने में क्या करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर मैं यही फिंगर और दूर कर दूँ तो मुझे चक्कर लगाने में और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर अगर डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा प्लैनेट और स्टार के बीच में, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका ये मतलब है। और न्यूटन ने क्या बोला, दूसरी चीज़, कि अगर कोई भी प्लैनेट और कोई भी सन जितने क्लोज में होंगे तो प्लैनेट की स्पीड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगी। अगर वो प्लैनेट दूर रहेगा सन से तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि अगर डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस कम हुआ तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो केपलर्स के इसी थर्ड लॉ को जो है न्यूटन ने यूज़ किया अपना ग्रेविटेशनल लॉ बनाने के लिए। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, तो उस स्टेटमेंट में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अनदर ऑब्जेक्ट। हर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है बाय अ फोर्स। कैसे अट्रैक्ट करेगी, बाय अ फोर्स, एक फोर्स लगा करके ही अट्रैक्ट कर सकती है। एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। आइए जरा इसको इस तरह से समझते हैं। जैसे कंसिडर कीजिए, कंसिडर अ सन एंड अर्थ। हमने कंसिडर किया कि एक सन है और एक अर्थ है। मान लीजिए दोस्तों, ये मेरा सन है और कंसिडर किया दोस्तों, ये मेरा अर्थ है। ठीक है। तो सन
ये काफ़ी बड़ा है इसलिए इसके मास को मैंने कैसे ले लिया m1। अर्थ जो छोटा है इसलिए इसका मास क्या होगा, सन के कंपेयर में थोड़ा कम होगा। अब ये स्टार है और ये प्लेनेट है, तो हम जानते हैं कि प्लेनेट जो है वो स्टार का क्या करता है, रोटेशन करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो रोटेशन का पाथ है वो बिल्कुल सर्कुलर नहीं है, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप देखेंगे कि सन से एक टाइम तो प्लेनेट अर्थ का जो है डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन जब यही अर्थ यहाँ पहुँच जाएगा तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों के बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। सन अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अर्थ सन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, क्यों अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, मान लीजिए उस डिस्टेंस को मैंने किससे इंडिकेट किया, स्मॉल r से इंडिकेट किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो सन का मास है वो m1 है, जो अर्थ का मास है वो m2 है। अब देखिए ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अनदर ऑब्जेक्ट। क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, देखिए दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोला है, दैट फोर्स, जो फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है, मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं, ये जो F1 फोर्स लग रहा है वो सन से लग रहा है अर्थ को अट्रैक्ट करने के लिए, जो F2 फोर्स है वो अर्थ से लग रहा है सन को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, अब दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, F, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ देयर मासेस, इन दोनों के मासेस का प्रोडक्ट। तो इन दोनों का मासेस क्या है भाई, सन का मास है m1, अर्थ का मास क्या है, m2। तो जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है अट्रैक्शन करने के लिए, वो फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल ये है m1 इंटू m2। एंड आगे क्या बोला है, और दैट फोर्स, और वही फोर्स इज इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी वैल्यू हो उसको आप इन्वर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। दैट फोर्स इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनडायरेक्टली का मतलब, ठीक है, मैंने ये सिंबल बनाया, ये डायरेक्टली का है। अब इनडायरेक्टली बोला है तो डायरेक्टली को ऐसे लिखने का पहले, उसके बाद क्या करने का, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर लो। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, r, उसका स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये इनडायरेक्टली है इसलिए क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 1/r²। अब देखिए जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस का प्रोडक्ट। और दूसरा जो फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। दोस्तों ये इतना इजी है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप देखेंगे तो दोनों यहाँ पर फोर्स की बातें की गई हैं, लेकिन ये जो दोनों फोर्सेस हैं वो क्या है, हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, तो कॉमन फैक्टर है। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर F इज डायरेक्टली दोनों में है m1 इंटू m2, ये मैंने पहले से ले लिया, अब ये दूसरे से क्या आ गया, 1/r²। ठीक है दोस्तों, m1 m2 इंटू 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो यही आ जाएगा, m1 m2 ही आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा हमारा r²। तो F is directly proportional to product of their masses and that force is inversely proportional to square of distance between these two objects। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा इसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे। जब इसको हम डायरेक्टली सिंबल को हटाएंगे तो वहाँ पे इक्वल लगाते हैं, इक्वल लगाने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट वैल्यू क्या ले लिया, g, ये हटा करके मैंने ये दोनों डाल दिया, बचा क्या मेरे पास, m1 इंटू m2/r²। दोस्तों इसी को ही कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यही फार्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का। यहाँ पर जो g है दोस्तों वो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये कांस्टेंट वैल्यू कहाँ से आई, जब हम डायरेक्टली के सिंबल को हटाते हैं तो इक्वल और एक कांस्टेंट वैल्यू देनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो ये g है, ठीक है दोस्तों, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, और ये जो g है हमारा कांस्टेंट है, इसलिए इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों को मालूम पड़ गया कि न्यूटन्स ने जो फार्मूला दिया वो फार्मूला क्या है, F इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो g है वो क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो F है ये क्या है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। m1 क्या है, मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। m2 क्या है, मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। और ये r क्या है, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। जो अगर दोस्तों ये हमारा जो कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, g इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यहाँ पे जो हमारा g है जो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि वो कांस्टेंट है तो इसकी एक फिक्स वैल्यू होगी। तो इसकी फिक्स वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि g का यूनिट फाइंड आउट करो। तो g का यूनिट क्या है दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये क्या है, यूनिट है। किसका यूनिट है दोस्तों, g का। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने बात किया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में।